अगर आपकी प्रॉपर्टियों के रेट नहीं बढ़ रहे और मार्केट में जिस तरीके से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, आपके फ्लैट का, आपकी दुकान का, शॉपिंग मॉल में अगर आपने कोई दुकान खरीदी है, अगर उसका रेट 10 साल में 2 लाख 5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब आप आईएएस ऑफिसर। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। हकीकत यही है। इमोबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, डीओपीटी के ऊपर आप चले जाएं। डीओपीटी ने ट्रांसपेरेंसी के लिए और लोगों को ये मालूम हो कि जैसे नेताओं को लेकर लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके नेता ने 5 साल में कितनी कमाई कर ली, तो लोगों को ये भी हक है जानने का कि जिन आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और आईएफएस ऑफिसर्स को बेशुमार ताकतें हुकूमत ने दी हैं लोगों की भलाई करने के लिए, वो आईएएस ऑफिसर, उन आईएएस ऑफिसरों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसीलिए उनको आईपीआर सबमिट करना पड़ता है। हमने आईपीआर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का एक एनालिसिस किया और मालूम करने की कोशिश की कि जैसे मेरी और आपकी प्रॉपर्टी का दाम 5 सालों में, 10 सालों में बढ़ता है, क्या ऐसे ही आईएएस ऑफिसर्स की प्रॉपर्टीज के दाम भी बढ़ते हैं? और दूसरा ये कि क्या आईएएस बाबुओं के पास मेरे और आपकी तरह सिर्फ जम्मू में या सिर्फ कश्मीर में या सिर्फ डोडा में या सिर्फ कठुआ में प्रॉपर्टी है, या पूरे देश भर में उनकी प्रॉपर्टीज हैं? तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। बात एक फीमेल आईएएस ऑफिसर की करें, उनकी प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा यानी यूपी में है, उसके बाद यूपी में बिजनौर में उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उसके अलावा पंजाब में भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं। कमाल की बात यह है कि उनके पास सिटी नोएडा में एक फ्लैट है 50 लाख का। यह फ्लैट 2011 से 2018 तक अंडर कंस्ट्रक्शन था और जब 2018 में अंडर कंस्ट्रक्शन से इसका स्टेटस तब्दील हुआ तो पता चला कि ये डिस्प्यूट में है, प्रॉपर्टी अभी भी डिस्प्यूट में है। उसके अलावा 9 प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि इन 9 की 9 प्रॉपर्टीज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी इनकी कीमत कितनी है। अगर नोएडा में आपके पास फ्लैट है तो अगर आपको नहीं लेकिन आपके घर वालों को जरूर मालूम होगा कि उस फ्लैट की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, मगर इनकी 9 की 9 प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं मालूम कि उनकी कीमत इस समय कितनी है। और 4 प्रॉपर्टीज जो इन आईएएस ऑफिसर्स, 4 प्रॉपर्टी जो इस आईएएस ऑफिसर की 2011 में, माफ कीजिएगा, 2011 में इनके पास कुल 4 प्रॉपर्टीज थी और 2020 में इनके पास आज 9 प्रॉपर्टीज हैं और तमाम प्रॉपर्टियों की कुल मिलाकर कीमत लगभग 2 करोड़ के करीब करीब बनती है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं कि ये कीमत इससे कम से कम 4 गुना ज्यादा है। ये कीमत बिल्कुल कम दिखाई गई है। नोएडा में अगर आप फ्लैट लेते हैं आज के वक्त में 3 BHK 4 BHK और वो 50-60 लाख के करीब करीब मिलता है, तो मुझे लगता है कि जम्मू के हर कारोबारी को फौरन नोएडा भागना चाहिए और नोएडा में ये सस्ते फ्लैट ले लेने चाहिए। और ये मिलते कैसे हैं मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद एक और आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी आईपीआर ये बताती है कि 2010 में उनके पास जो प्रॉपर्टीज थी, ग्रेटर नोएडा में जो प्रॉपर्टी थी वो 65 लाख की थी। उसके अलावा बिजनौर में प्रॉपर्टीज थी 50 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 60 लाख की। अब कमाल ये देखिए कि जो ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है 2013 में वो प्रॉपर्टी 85 लाख की थी, 2014 में उसकी कीमत बढ़ के 105 लाख हुई, यानी 1 करोड़ 5 लाख, और 6 सालों में इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी नहीं, अभी भी इसकी कीमत, प्रेजेंट वैल्यू जो इस प्रॉपर्टी की है वो 1 करोड़ 5 लाख के करीब करीब है। क्या मानेंगे आप इस बात को? उसके अलावा पहले इनके पास 2000 अगर मैं 10 की बात करूं तो इनके पास टोटल प्रॉपर्टीज 6 थी और आज की डेट में इनके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं और 8 प्रॉपर्टीज की कुल मिलाकर कीमत जो है वो 2 करोड़ 70 लाख के करीब करीब बनती है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज इनकी उत्तर प्रदेश में है और एक आधी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश से बाहर है। मगर सवाल यह है कि क्या ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी का जो रेट इन्होंने भी बताया है क्या वो वही है? और दूसरा कि ऐसा क्या कमाल है कि इनकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ ही नहीं रहे हैं, 5 साल में नहीं बढ़े, 6 साल में नहीं बढ़े। उसके बाद एक और आईएएस ऑफिसर हैं, उनके पास 4 प्रॉपर्टीज उनके आईपीआर में मेंशन्ड हैं दिसंबर 2015 में, और उसके बाद दिसंबर 2018 यानी 2018-19 में दोबारा से जब वो आईपीआर अपना फाइल करते हैं वो कहते हैं कि उनके पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो भी पंजाब ऑफिसर्स हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी मोहाली पंजाब में उनके पास प्रॉपर्टी है। ये इस एक प्रॉपर्टी का इन्होंने जिक्र किया है। इनके पास एक कमर्शियल बिल्डिंग पंजाब में है, एक रेजिडेंशियल हाउस 12 मरले का प्लॉट
और एक फ्लैट मोहाली में है, और एग्रीकल्चरल लैंड है जिस लैंड के ऊपर इन्होंने स्कूल की बिल्डिंग तामीर की हुई है। अब आप यूं हिसाब लगाइए कि ये इन सभी प्रॉपर्टीज की अगर इनसे पूछा जाए कि बताइए इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो ये कहते हैं 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख। जम्मू जैसी जगह पर अगर आज आप रूरल जम्मू में भी जाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको बेहतर मालूम है कि इस वक्त वहां पर करोड़ों के दामों में प्रॉपर्टीज आपको कुछ मरले करोड़ों के दामों में मिलते हैं, कनालों की तो बात ही नहीं। उसके बाद एक और ऑफिसर हैं, पिछले दिनों कंट्रोवर्सी का शिकार भी रहे, उनके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। एक गुड़गांव हरियाणा में, एक प्रॉपर्टी दरभंगा बिहार में, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में, और उसके अलावा एक प्रॉपर्टी इनकी एक और प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तीनों स्टेटों में इनके पास प्रॉपर्टीज हैं और इन्हें इन प्रॉपर्टीज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम ही नहीं। इन्हें मालूम ही नहीं कि इस वक्त जो है इन तमाम प्रॉपर्टीज की कीमत क्या है। उसके अलावा एक और ऑफिसर हैं, बिल्कुल शुरुआत में 2010-11 में जब उन्होंने अपना उनका आईपीआर 2010-11 का ये बताता है कि उनके पास वसंत कुछ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी थी और उसके अलावा 6 और प्रॉपर्टीज थी जिनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज गुजरात में थी। 2019-20 में ये सब प्रॉपर्टीज गायब होगी, अब कुल 4 प्रॉपर्टीज इनके पास हैं। 2019-20 में 2 प्रॉपर्टीज इनके पास गुजरात में, एक राजस्थान में और एक हरियाणा में। 2014-15 में 4 गुजरात में थी, एक हरियाणा में थी। 2010-11 में इनके पास 3 गुजरात में, एक बेंगलोर में और एक दिल्ली में प्रॉपर्टी थी। अब हिसाब लगाइए कि गुजरात में भी इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, दिल्ली में भी प्रॉपर्टी इनके पास, हरियाणा, राजस्थान, यानी इनका फुटमार्क सब जगह है। जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर रहे हैं, हरियाणा में कभी इन्होंने नौकरी नहीं की, राजस्थान में कभी नौकरी नहीं की, कभी कर्नाटका में नौकरी नहीं की, लेकिन प्रॉपर्टी सभी जगह पर हैं। उसके प्रॉपर्टीज खरीदना कोई गलत बात नहीं, सभी को हक है प्रॉपर्टीज बनाने का। आप जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बना सकें बनाएं, अब पैसा होता ही इसी के लिए, बैंक्स इसी के लिए आपको लोन देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिस प्रॉपर्टी को ग्रेटर नोएडा में खरीदने के लिए एक आम आदमी को 5 करोड़ से 10 करोड़ तक खर्च करना पड़ रहा है, 1 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ तक खर्च करना पड़ रहा है, वही प्रॉपर्टी इतने सस्ते दामों पर आईएएस बाबुओं को कैसे मिल जाती है? ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आईएएस ऑफिसर्स को, आम लोगों को भी उस फॉर्मूले की जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसका फायदा बहुत आम लोगों को होगा। क्योंकि देखिए, आपको मुझे जब ये मालूम पड़ेगा कि भाई दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा में मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ शॉपिंग मॉल के अंदर मुझे एक छोटी सी दुकान खरीदनी है, वो मुझे 5 करोड़ की 50 लाख रुपए में मिलेगी, तो जाहिर सी बात है हर आदमी 5 करोड़ की दुकान अगर आपको गुड़गांव हरियाणा में 50 लाख में मिलती है तो क्यों नहीं खरीदेंगे? अब जम्मू में बहुत सारे कारोबारी हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ आराम से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में सब जगह खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो उन्हें यही प्रॉपर्टियां जो 50 लाख में आईएएस बाबू को मिल रही हैं, उन्हें मिलती हैं 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में। ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसके अलावा एक और आईएएस ऑफिसर हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में पोस्टेड नहीं है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में उनकी एक प्रॉपर्टी थी, नोएडा में भी एक प्रॉपर्टी थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, नोएडा यूपी में है, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी इनके पास हरियाणा गुड़गांव में है। यानी वेस्ट बंगाल में भी प्रॉपर्टी, उत्तर प्रदेश में भी प्रॉपर्टी और हरियाणा में भी। अब यह माना जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के वो रहने वाले हैं तो उनका घर, चलिए मान लिया, हो गया। उत्तर प्रदेश नोएडा दिल्ली के बॉर्डर के साथ लगता है, चलिए ये भी मान लिया। हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा में है, दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ है और लगभग यूं लगता है दिल्ली ही है। तो इन 3 अलग अलग स्टेटों में इनके पास प्रॉपर्टीज थी उस समय। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि इनके पास नोएडा में 2 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी इनके पास गुड़गांव में, और उसके अलावा इनके पास एक शॉपिंग मॉल में वर्चुअल स्पेस है। गुड़गांव के शॉपिंग मॉल में वर्चुअल स्पेस, और वो लगभग कुछ 1400 स्क्वायर फीट के करीब है। और इनकी कुलियतन जो ये प्रॉपर्टीज का जो स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। क्या मानेंगे आप? अब कोलकाता में जो इनकी प्रॉपर्टी थी, इसमें भी बड़ा एक मजेदार चीज सामने आई है। कलकत्ता की इनकी प्रॉपर्टी की कीमत 2011 में 60 लाख थी, 2013 में 20 लाख बढ़ गई, 80 लाख की हो गई। लेकिन 2013 के बाद 2018 में ये वापस चला गया सारा सिलसिला। माफ कीजिएगा, सॉरी,
जनवरी 2013 में 80 लाख प्रॉपर्टी की कीमत थी और बीच में 11 महीने गुजरे, दिसंबर में जाके प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई, 40 लाख की हो गई। क्या ऐसा होता है? अकाल आया था या कोई फेमाइन आया था बंगाल में? मैं पूरी रिसर्च करने की कोशिश की कि बंगाल में क्या हुआ था, तो फिर मुझे पता चला नहीं, बंगाल में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2014 में फ्लड्स आए थे। तो अक्सर और बेशतर जब आईएएस अफसरों को ये पूछा जाता है कि भाई ये बताइए ये जो ब्रिज है अभी तक बना क्यों नहीं, ये बताइए ये जम्मू में कनक मंडी के अंदर जो छोटी सी लेन जाती है वो बनी क्यों नहीं, तो जवाब मिलता है जी कश्मीर में हालात खराब थे। और मैं बिल्कुल मजाक के मूड में ना, बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूं मैं, ये कहते हैं कि बंगाल माफ कीजिएगा कि कनक मंडी का लेन्स और बाइलेन्स के अंदर टाइलें क्यों नहीं पड़ी, कश्मीर में हालात खराब थे। अब कश्मीर में हालात खराब थे, कनक मंडी के लेन्स और बाइलेन्स में टाइलें नहीं पड़ी। ये जवाब आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कागज देखेंगे तो कागजों में ये जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो ये मैंने आपको तफसील बता दी कुछ एक आईएएस ऑफिसर्स की, नाम लिए बगैर इसलिए बताई क्योंकि 6 से 7 आईएएस ऑफिसर्स की हमने डिटेल्स को खंगाला। इनकी डिटेल्स की बुनियाद पर एक ये आपके सामने इनकी डिटेल्स की बुनियाद पर ये जानने और समझने की कोशिश की कि आईएएस ऑफिसर्स की प्रॉपर्टीज क्या सिर्फ उनकी अपनी होम स्टेट्स में हैं, या जिन स्टेटों में उनकी पोस्टिंग होती है सिर्फ वहीं पर है, या उसके अलावा भी दाएं बाएं उनके पास प्रॉपर्टीज हैं। और यह भी मालूम करने की कोशिश की कि जो प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, इन प्रॉपर्टीज के इस समय दाम क्या हैं और जिस वक्त उन्होंने खरीदे तब दाम क्या थे। यकीन मानिए जो दाम दिखाए गए हैं उन दामों से लगभग 2 गुना ज्यादा दामों पर उस समय भी लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। और इसी तरीके से आज भी जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी बताते हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज की आज भी प्रेजेंट वैल्यू जो एस्टिमेट इन्होंने लगाया है उससे लगभग 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। सवाल यहां पर यह है कि आम आदमी को भी यह अधिकार होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था आईएएस ऑफिसर्स के लिए बाज़ाबिता एक कानून है, जिस कानून के तहत आईएएस ऑफिसर्स को यह कहा जाता है कि जनाब आप ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी की एस्टिमेशन वही बतानी है जो है। आप किसी भी बिल्डर से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे किसी भी किस्म का फायदा आप अपनी कुर्सी से नहीं दिलाएंगे। अगर आप किसी भी जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऐसे किसी आदमी से नहीं खरीदेंगे जिस आदमी के साथ आपका कोई जाती लेन देन हो या कोई जाती काम हो, माफ कीजिएगा जाती नहीं सरकारी काम हो। मान लीजिए किसी कंपनी से जिससे आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, शॉप दुकान खरीद रहे हैं, उसको आपने जम्मू कश्मीर में कोई ठेका दिला दिया, जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, कोई ब्रिज दिला दिया, कोई बिल्डिंग बनने के लिए दिला दी, तो उससे तो 200 करोड़ का फायदा हो गया और उस 200 करोड़ के एवज में 40-50 लाख की या 4-5 करोड़ की दुकान को बड़ा मसला नहीं है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स कहते हैं। अब सवाल ये है, ये तो मामला था आईएएस ऑफिसर्स का, इसीलिए चूंकि हमने 5 और 6 लोग इन तमाम जो 59 के करीब आईएएस ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में हैं, उनमें से सिर्फ 5-6 लोगों को के आईपीआर हमने स्टडी किए हैं। इसीलिए ये ठीक नहीं रहता कि इन 5-6 लोगों के जिनके हमने आईपीआर स्टडी किए हैं इनके नाम भी आपको बताया जाए। यूं लगता है कोई विच हंट है कि हमें इनके साथ कोई जाती दुश्मनी है तो इनके नाम हम लोग आपको बता रहे हैं, तो बाकी जो 53 के करीब 54 के करीब हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। हम इन आईपीआर का एनालिसिस कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि 59 के 59 आईएएस बाबू जो यहां पर काम कर रहे हैं उनका एक एनालिसिस आपके साथ अपनी जो हमारी स्ट्रेट लाइन की वेबसाइट है www.straightlinemac.com पर जरूर शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड के लिए। और ये कि जब ये आईएएस ऑफिसर्स पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग जगहों के दाम तय करते हैं, तो उस वक्त वो इस चीज का ख्याल रखें कि जिस दाम पर वो खुद खरीदते हैं कोशिश करें कि उन्हीं दामों को आम लोगों तक भी पहुंचाएं। तो ये थी आईएएस बाबूस की प्रॉपर्टी वाली कहानी।